हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी निबंध जगत जगत में बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं। इनके निबंधों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि वो विनोदी और मौजी स्वभाव के थे। साथ ही साथ उर्दू और फारसी भाषा का मर्मज्ञ होने के कारण इनके लेखों में हर प्रकार के शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। अपने निबंधों के द्वारा उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। गुप्त जी व्यंग्य एवं हंसी के रूप में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो हृदय में तीर की तरह सीधे प्रवेश करती हैं। कहीं कहीं इनके निबंधों की आत्मा गंभीर हो उठती है। इन्होंने विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध बहुत कम लिखे हैं। दोस्तों, इनके निबंधों में प्रयुक्त शैलियां बहुत ही सटीक और विषय के अनुरूप होती हैं। चलिए, आज के अध्याय में हम बाल मुकुंद गुप्त की निबंध शैली पर चर्चा करेंगे और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं गुप्त की निबंध शैली, उन्होंने अपने निबंधों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है। दोस्तों, गुप्त जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं में निबंध लिखे, परंतु उनकी प्रसिद्धि एक निबंधकार के रूप में अधिक है। इनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके निबंधों में हमेशा इनका सतर्क राष्ट्रीय व्यक्तित्व बोलता है। गुप्त जी ने अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत को सफलतापूर्वक प्रकट किया। सामान्यतः गुप्त जी की निबंध शैली के कुछ भेद हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं और उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है उनकी प्रसाद शैली जो अपने निबंधों में प्रयोग करते हैं। दूसरी है विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, हास परिहास शैली और आलंकारिक शैली। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इन शैलियों के बारे में भी जान लेते हैं। प्रसाद शैली, गुप्त जी अपने निबंधों में हमेशा सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः उनके वाक्य विन्यास में आप पढ़ेंगे कभी भी इनके निबंध तो देखेंगे कि कहीं भी कृत्रिमता नहीं है, पर कहीं कहीं वे वाक्य विन्यास व्यतिरेक उत्पन्न करके शैली में ही एक नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि उनका निबंधों की शैली पर पूरा प्रभुत्व है और वो अच्छे से हर शैली को अपने निबंध में प्रयोग करना जानते हैं। साथ ही साथ वे पुनरुक्ति का प्रयोग कलात्मकता की दृष्टि से ही करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, वह और कोई नहीं थे, यदुवंशी महाराज वसुदेव थे और नवजात शिशु कृष्ण। उसी को कुछ कठिन दशा में उस भयानक काली रात में वह गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपतों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। तो ये हमने उनकी अब हम इनकी दूसरी शैली के विषय में जान लेते हैं जो कि है विवेचनात्मक शैली। गुप्त जी की लेखनी के द्वारा विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध कम ही लिखे गए। यानी कि इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं वो उनमें विचारात्मक और जो वर्णनात्मक निबंध है वो काफी कम देखने को मिलते हैं। अतः जो ये विवेचनात्मक शैली है, यह विशिष्ट शैली उनके कृतित्व में विरल रूप से बहुत ही विरले ही देखने को मिलती है। यहाँ तर्क, युक्ति, कारण, कार्य आदि पर जो सूक्ष्म विचार किया गया है वह विवेक के अंतःकरण का उत्पाद है। इसका भी एक उदाहरण हम जान लेते हैं जो उन्होंने अपने निबंध में लिखा। यद्यपि स्वर्गीय राजा लक्ष्मण सिंह महोदय ने सन 1863 में शकुंतला का हिंदी अनुवाद करके फिर एक अच्छी हिंदी का नमूना उपस्थित किया था, पर उसका उस समय अधिक प्रभाव नहीं हुआ और इसका मुख्य काम बाबू हरिश्चंद्र के हाथों से ही हुआ। तीसरी है भावात्मक शैली। दोस्तों, जयनाथ नलिन का कहना है कि गुप्त जी के निबंधों में भावात्मकता और जो कथात्मकता है वो काफी अधिक है और उनके निबंधों में जो भावात्मकता है वो निरपेक्ष नहीं होकर कथात्मकता के साथ संयोजित, मतलब ऐसा लगता है कि वो कथात्मकता के साथ संयोजित की गई है। इसे कथात्मक भावात्मकता भी कह सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है
वहां से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने के ही नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, ऊपर भी बुलबुलें बैठी हैं। कितना सुंदर उदाहरण है उनकी इस शैली का। चौथी शैली है उनकी व्यंग्यात्मक शैली। जयनाथ नलिन का भी मत है कि राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर गुप्त जी ने बहुत ही सफल गुदगुदी भरे चुटीले और संबल व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। गुप्त जी की एक खासियत थी, जब वो अपने निबंध लिखते थे तो वो जो व्यंग है वो भी एक इतने हास परिहास तरीके से करते थे कि अब पाठकों पे उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता था। ये व्यंग्य सरस, मधुर और सुबोध हैं। एक उदाहरण आपको बताती हूँ। कृष्ण है, उद्धव है, ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं, माय लॉर्ड नगर में ही है, पर शिव शंभु उनके द्वार तक नहीं फटक सकता है। उनके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माय लॉर्ड के घर तक बात की हवा तक नहीं पहुंच सकती। पांचवी शैली है उनकी हास परिहास शैली। दोस्तों, गुप्त जी का हास परिहास या फिर हम कहें कि मजाक करने का जो अंदाज था वो और सब लेखकों से बिल्कुल ही भिन्न था। उनका एक प्रसिद्ध निबंध है मेले का ऊंट। उसमें हमें, जब हम उस निबंध को पढ़ते हैं तो इस शैली का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। प्रतीकात्मक से सम्मिलित इस शैली का एक मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ। मरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गवैयों, तुम्हारी पसंद की बीवियों के स्वर भी तुम्हें इतने अच्छे ना लगते होंगे। फोक के जंगल में मुझे चरते देखकर वह इतने प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने सजे बगीचों में भांग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर। कितना अच्छा उदाहरण है उनकी हास परिहास शैली का। अगली शैली है उनकी अलंकारिक शैली। दोस्तों, गुप्त जी गद्य लिखते थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने अंतःकरण के किसी कोने में एक कवि को ऐसा लगता था छुपा रखा था, जो कि यथा अवसर समय आने पर अपने आप को प्रकट किया करता था। यानी कि जब हम उनके निबंध पढ़ते हैं तो उनका जो कवि रूप है वो भी उसमें झलक कर आता है। और यही कारण है कि उनके निबंधों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि कल अलंकारों की आभा दिखाई पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने बाल मुकुंद गुप्त की निबंध शैली के विषय में जाना, उस पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपके मन में हिंदी विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।